तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक नई सी वीडियो में। मैं आपके साथ साइड से फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर 4, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। कल आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप लोग चौथा चैप्टर यानी अर्धनारीश्वर चैप्टर जो अच्छे से पढ़ कर आइएगा और इसका रिवीजन टेस्ट हम लेंगे। तो आज वही मौका फिर से शानदार तरीके से लेकर आए हैं, जो कि पूरा क्वेश्चन जो रहने वाला है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब ये आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए हमारे वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। और ये 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ने की ज़्यादातर संभावना है। ठीक है, कह रहे हैं कि 12वीं हिंदी अर्धनारीश्वर चैप्टर जो 4 यानी जो चैप्टर 4 है आपका हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है अर्धनारीश्वर है। क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर एक निबंध है, ये भी याद रखिएगा। ठीक ना? चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए नामोद सिंह, या रामधारी सिंह दिनकर, या फिर हृदय प्रसाद त्रिवेदी, या फिर रामचंद्र शुक्ला। तो राइट आंसर हो जाएगा जो रामधारी सिंह दिनकर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्धनारीश्वर के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अभी पिछले हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि अर्धनारीश्वर ही रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो आपके पुस्तक के अनुसार दिया गया है दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था, बेगूसराय जिले में। कहाँ हुआ था मेरे भाई? तो बेगूसराय जिले में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दिनकर जी का निधन कब हुआ था? दिनकर जी का निधन आपने पढ़ा होगा अपने बुक में कि दिनकर जी का जो निधन हुआ था वो 1974 ईस्वी में हुआ था, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में था। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर जी का जन्म जो हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। तो ये बिहार के ही रहने वाले थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है मेरे भाई? मैंने थंबनेल में भी लगाया है कि शिव जी और पार्वती जी का अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो यहाँ पर शिव और पार्वती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है? तो पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ लिया कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ में किस गुण का सम्मेलन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ में किस गुण का सम्मेलन है? तो पुरुष और नारी दोनों गुण का सम्मेलन है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिनकर जी किस विद्या पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भाई? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको कल बताए थे कि संस्कृत के 4 अध्याय पर उन्हें दिनकर जी को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता था। आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फटाफट सारे अभी बच्चे लाइक करिए।
जल्दी से जल्दी सारे सारे लोग लाइक करिए, तभी आगे कल बढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसी की लिखी है? बताओ, संस्कृत के 4 अध्याय किसी की लिखी? तो अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में कि संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है रामधारी दिनकर को। किन की रचना होगी? रामधारी दिनकर जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? संस्कृत के 4 अध्याय किसी की लिखी है? तो रामधारी सिंह दिनकर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी किस युग के कवि? दिनकर जी किस युग के कवि हैं भाई? तो दिनकर जी जो है ये भारतेंदु युग के कवि है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो क्या बन जाता है? पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वो क्या बनता है मेरे भाई? तो वो राक्षस बन जाता है। क्यों? नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये एक बात है, देवता बन जाता है। क्योंकि जब एक नारी पुरुष बने ना तो वो राक्षस बन जाती है, याद रखना। नारी जब पुरुष बनती है तो वो राक्षसी कहलाने लगती है, लेकिन जब पुरुष एक नर का गुण लेता है तो वो देवता कहलाने लगता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नारी जब नर का गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया हमने, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया मेरे भाई कि नारी जब नर का गुण लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? बताओ, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपके एग्जाम के बोर्ड में बहुत बार पूछा गया सवाल है। अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? तो हमने सभी लोग जानते हैं कि अर्धनारीश्वर का अर्थ जो है आधा भाग पुरुष और आधा भाग नारी का है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है मेरे भाई? आधा भाग पुरुष और आधा भाग नारी, और ये दोनों भाग किसमें पाया जाते हैं मेरे भाई? तो शिव में। शिव का कल्पित रूप आधा रूप पुरुष और आधा नर का गुण लिए हुए हैं शिव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अर्धनारीश्वर किस विद्या की रचना है? अर्धनारीश्वर एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दिनकर जी कौन से पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था भाई? पद्म विभूषण, पदा विभूषण, या भारत रत्न, या पद्मश्री? तो पद्म भूषण, पद्म भूषण उनको पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से सारे लोग जितने भी है फटाफट से लाइक कर दीजिए, फटाफट से ज्यादा से लोग लाइक करें। कर दिए? शाबाश 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 शाबाश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिनकर किस रस के कवि मानते जाते हैं? दिनकर किस रस के कवि मानते हैं? तो रामधारी दिनकर जो है वो करुण रस के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नारी को क्या माना जाता है? बताओ, नारी को क्या माना जाता है? खेत, मिट्टी, आनंद की खान, या लकड़ी? तो ऑप्शन नंबर सी आनंद की खान, अपने नारी को लोग आनंद की खान मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये देखो, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं नर को क्या माना जाता है? नारी को आनंद का खान माना जाता है, और नर को क्या माना जाता है मेरे भाई? तो नर को छाया माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि काम और प्रेम के क्षेत्रों में नारी और नर का क्या संबंध है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों स्वतंत्र है, इनमें से कोई नहीं। काम और प्रेम के क्षेत्र में, काम और प्रेम के क्षेत्र में नारी और नर का संबंध जो है दोनों एक दूसरे के पूरक है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी VVI कहना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना। काम और प्रेम के क्षेत्र में नारी और नर को क्या संबंध है भाई, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किसने कहा पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वो राक्षसी बन जाती है। तो ये आपका प्रेमचंद्र के द्वारा कहा गया है भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और ये 2019, 23 और 25 का पूछा गया सवाल है मेरे भाई, इसीलिए इसको हम VVI कह सकते हैं। ठीक है, तो किसने कहा कि पुरुष जब नारी गुण लेती है तो वो देवता बन जाता है, और किंतु नर जब नारी का गुण सीखती है तो वो राक्षसी बन जाती है। और ये प्रेमचंद्र के द्वारा किया गया। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब नर का गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है। नारी जब नर का गुण सीखती है तो राक्षसी हो जाती है। अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि नारी जब नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है, लेकिन जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो वो देवता का समान हो जाता है। तो प्रेमचंद के अनुसार नारी जब नर की गुण सीखती है तो क्या बन जाती है, राक्षसी बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया मेरा। कमेंट और फटाफट से आंसर आना चाहिए। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, गृहस्थ जीवन जीने का, या फिर राजपाट का होने का। तो आपके बुक के अनुसार लिखा गया है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्धनारीश्वर में किस बात पर बल दिया गया है। पुरुष की प्रधानता पर, नारी की प्रधानता पर, नर और नारी की समानता पर, या इनमें से कोई नहीं। बताओ। अर्धनारीश्वर में किस बात पर बल दिया गया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, नर और नारी की समानता पर। इस अध्याय में अर्धनारीश्वर के अनुसार नर और नारी की समानता का बोध कराया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक दिनकर जी की नहीं है। इनमें से कौन सी पुस्तक दिनकर जी की नहीं है मेरे भाई। और ये इसको भी इम्पोर्टेंट मानना, क्योंकि ये 22, 25 और 26 में पूछा गया सवाल है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कह रहे इनमें से कौन सी पुस्तक दिनकर जी की नहीं है मेरे भाई। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हंकार जो है दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, कुरुक्षेत्र भी जो है वो भी दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, उर्वशी भी जो है वो भी दिनकर जी के द्वारा लिखा है, लेकिन संकेत आपका दिनकर जी के द्वारा नहीं लिखा गया। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इनमें से कौन सी कीर्ति दिनकर जी की है। इनमें से कौन सी कीर्ति दिनकर जी की है भाई। तो तिरही जो है ये नहीं होगा। रोज जो है आज्ञा जी के द्वारा लिखा गया ये भी नहीं होगा। जूठन जो है ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए रश्मि रथी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दिनकर जी की रश्मि रथी कीर्ति है। ठीक, आगे बढ़े। सभी लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक क्लियर, लेकिन फटाफट से कमेंट में आंसर करो यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने के ताज पहन इखलाती, यह पंक्ति किस कविता से ली गई? मतलब सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने की ताज बहन इखलाती है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो आपको बता दूं कि यह पंक्ति दिनकर जी की कविता से ली गई है, अर्धनारीश्वर से मेरे भाई, अर्धनारीश्वर से। ठीक है, तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि दिनकर जी किस कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध है, बताओ। तो आपको बता दूं कि रणधर सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है भाई, राष्ट्र कवि के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, राष्ट्र कवि। और ये क्वेश्चन जो है 2000, ये क्वेश्चन जो है 2020, 2026, 2019 में भी पूछा गया सवाल है, इसीलिए इसको हम मोस्ट वीवीआई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें से सवाल है, कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ में नारी को किसका प्रतीक माना जाता है? तो शिव, शांति और अहिंसा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्धनारीश्वर पाठ में नर को किसका प्रतीक माना जाता है? अर्धनारीश्वर में नर को शक्ति और पुरुष के रूप को माने, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें सवाल करें कि युद्ध और शांति की समस्या, बताओ। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई दिनकर जी काव्य कृति कौन सी? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई दिनकर जी की जो कृति है, ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है और यह युद्ध और शांति पर लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर सवाल कह रहा है कि दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति पर बने थे? दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने थे? बिहार विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, भागलपुर विश्वविद्यालय या फिर पटना विश्वविद्यालय में भाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर विश्वविद्यालय। आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है 35 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी किस पद पर असीम रहे? हिंदी अलंकार यानी भारत सरकार के असीम पर, शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, बताओ। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी सलाहकार। हिंदी सलाहकार पर असीम रहे दिनकर जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप वर्णित है, जिसमें पुरुष और नर अभिन्न है, पुरुष प्रधान है और नारी गौण, या फिर नारी प्रधान है और पुरुष गौण, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि पुरुष प्रधान होता है और नारी गौण होती है भाई। ठीक है, तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कल्पित रूप में नारी का आधा भाग क्या है? कल्पित रूप में नारी का आधा रूप जो है वो है शिव। ये कल्पित रूप में नारी का आधा भाग क्या है? शिव। का ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, और इसको भी वीवीआई कहेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो कल्पित रूप नारी का आधा भाग क्या है? शिव जी है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि दिनकर जी पहली कविता किस पत्रिका में छपवाई थी? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में छापी थी? तो मेरे भाई को बता दो कि छात्र सहोदत्र, छात्र सहोदत्र, मेरे भाई का राइट हो जाएगा छात्र सहोदत्र। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अर्धनारीश्वर निबंध मूलतः किस विचार पर आधारित है?
अर्धनारीश्वर निबंध मूलतः किस विचारधारा पर निर्भर है? गांधीवाद विचारधारा पर, मार्क्सवादी विचारधारा पर, सामान्यवादी विचारधारा पर या व्यक्तिगतवादी विचारधारा पर? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्यवादी विचारधारा पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है आपका। ठीक है, फटाफट जितने लोग लाइक करो, एक लाइक करो यार, तुम्हारे लाइक करने से हमको मोटिवेट मिलती है, जिससे सोचे मैं और अच्छे से पढ़ा पाता हूँ। ठीक है, तो लाइक करने में क्या है, फटाफट से अपने लाइक के बटन को दबाकर हमें ऐसी वीडियो हमारे को बनाने में मदद दें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दृश्य नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी को ज्ञान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिली थी? आपको हमने बताया था कि दिनकर जी की ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके उर्वशी को मिली थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उर्वशी पर दिनकर जी कौन सी पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी को अभी पिछले ही क्वेश्चन में देखा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि दिनकर जी कौन सी कृति कविता अर्धनारीश्वर पाठ में दी गई है? बताओ, दिनकर जी कौन सी कविता अर्धनारीश्वर पाठ में दी गई है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कविता नहीं दी गई, यह एक निबंध है। दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन कह रहा है कि जन जन का चेहरा है। और तीसरा कह रहा है कि अधिनायक या फिर डी कह रहा है पुत्र प्रयोग। तो हम लोग सभी जानते हैं कि निबंध एक अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। जन जन का चेहरा जो है ये भी एक निबंध है, लेकिन इसमें जो पढ़ाया जा रहा है इसका निबंध नहीं है। और अधिनायक जो है ये मुकनायक के द्वारा लिखा गया, तो ये भी एक निबंध नहीं है। और पुत्र वियोग जो है ये रस छंद है। तो आपका राइट से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। तो दिनकर जी की कविता कौन लिखेगी अर्धनारीश्वर से? तो यह एक निबंध है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर सवाल कह रहा है कि दिनकर जी के अनुसार अर्धनारीश्वर में किसका आकर्षण छिपा हुआ है? दिनकर जी के अनुसार अर्धनारीश्वर में किसका आकर्षण छिपा हुआ है मेरे भाई? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर और नारी का आकर्षण छिपा हुआ है। ठीक है, तो आपका ए नंबर सवाल आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन तो बोल रहे इसमें बी नहीं होगा बाबू, ईश्वर का नहीं, इसकी बी नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर और नारी का। समझ में आ गया? यहाँ पे क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि दिनकर जी की मृत्यु का कारण क्या है? तो दिनकर जी की मृत्यु का कारण क्या है मेरे भाई? तो हम लोग को सभी पता है कि दिनकर जी की मृत्यु का कारण हृदय गति पर रोक, हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है मेरे भाई। हार्ट अटैक की वजह से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिनकर जी की मृत्यु किस कारण होती है? तो हृदय गति के रोकना, यानी हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध दिनकर जी का है? तो अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में कि दिनकर जी की जो निबंध है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे? दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे मेरे भाई? तो हम लोग सभी जानते हैं कि दिनकर जी की पहली जो परीक्षा थी भागलपुर विश्वविद्यालय से हुई थी। भागलपुर विश्वविद्यालय के ना वो विभाग के अध्यक्ष रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भागलपुर विश्वविद्यालय के दिनकर जी विभाग के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49वां सवाल करें कि नारी और नर एक ही द्रव का ढाल हुई प्रतिमा है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो नर और नारी का जैसे ही बात आएगा आपको मैं एक बता दे रहा हूँ कि नर और नारी, देख लो, नर और नारी जब जब क्वेश्चन में आएगा तो आपको बिना सोचे समझे अर्धनारीश्वर को मार देना है। आपका राइट से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरा राइट। यहाँ पे सबको क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए
और आपका सबसे लास्ट सवाल ये कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई। अर्धनारीश्वर पाठ में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई मेरे भाई। प्रेम और सौंदर्य की, सामान्य और समरसता की, युद्ध और शांति की, ज्ञान और योग की। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे भाई। और ये था हमारा 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका समाप्त हो गया। और ये जो क्लास है द एंड हो गया। ठीक है, अगर हमारी वीडियो ये अच्छा लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।